हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज विद अनूप के वर्मा। हम लोग कर रहे हैं वन लाइनर क्विज और आज का हमारे इस वीडियो का जो सब्जेक्ट है वो है इंडियन पॉलिटी। और इंडियन पॉलिटी में हम ये फोर्थ पार्ट करने वाले हैं। इसके अंदर कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आगे के चैप्टर्स से रिलेटेड हैं उनको यहाँ पर हम करेंगे। ये सीरीज़ जो है हमारी वन लाइनर क्विज की, तो ये आपके वन डे एग्जामिनेशन जैसे एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी, यूके ट्रिपल एससी, हरियाणा एसएससी, हिमाचल प्रदेश, बिहार एसएससी, जितने भी आपके वन डे एग्जामिनेशन हैं वहाँ उन सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ, जो हमारा सेट 4 है। ये सेट 4 ऑफ इंडियन पॉलिटी। हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया करेंटली। भारत के अंदर कितने एट द प्रेजेंट टाइम पर कितने राज्य हैं और कितने यूनियन टेरिटरीज हैं। तो एट प्रेजेंट की हम बात करें तो स्टेट कितने हैं, 28 स्टेट्स हैं। और यूनियन टेरिटरीज की जब हम बात करते हैं तो ये है इन नंबर, वो है 8 और यहाँ पर 28। तो ये आंकड़ा भी आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व फॉर यूनियन टेरिटरीज इन लोकसभा। जो लोकसभा है उसके अंदर यूनियन टेरिटरीज, मतलब जो आपकी ये 8 यूनियन टेरिटरीज हैं उनमें से कितने मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो है वो लोकसभा के अंदर जाते हैं, उनकी सीट्स का संख्या कितनी है ये पूछा गया है। तो उनके सीट्स की संख्या है 20। When Jammu Kashmir get bifurcated into two separate यूनियन टेरिटरीज, इसमें यह पूछा है कि जम्मू कश्मीर जो है वो एक राज्य हुआ करता था 2019 से पहले। 19 में इसको क्या कर दिया गया, राज्य का दर्जा जो था ये वापस ले लिया गया और इन जम्मू कश्मीर को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया। जम्मू कश्मीर एक डिवीज़न, दूसरा एक लद्दाख का डिवीज़न। तो ये दोनों क्या बन गए हैं, यूनियन टेरिटरी बन गए हैं। तो ये कब होता है, ये साल पूछा गया है यहाँ पर। और स्पेसिफिकली जैसे हमें पता है कि 2019 में हुआ था, बट मोर स्पेसिफिकली अगर जो हम यहाँ बात करें तो डेट है 31 अक्टूबर 2019 को ये चीज़ होती है। अब देखिए ये चीज़, देखिए 2019 तो आपको याद होगी, बट ये डेट में हो सकता है कई बार कंफ्यूजन हो जाए। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिए, जम्मू कश्मीर का जो बाइफर्केशन हुआ वो जो सरदार पटेल जी हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनकी जो जयंती होती है 31 अक्टूबर को, उस दिन ही ये चीज़ हुई है, ठीक है। तो उस चीज़ से आप इसको रिलेट करके इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फजल अली कमीशन जो है रिलेटेड विद द रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन विच ईयर। जो फजल अली कमीशन है, रीऑर्गेनाइजेशन मतलब राज्यों का पुनर्गठन के लिए जो ये कमीशन गठित किया गया था, ये किस साल में गठित किया गया था। ये गठित किया गया था 1953 के अंदर, दैट इज इन 1953, ठीक है। फजल अली कमीशन। विच वॉज द फर्स्ट स्टेट टू बी फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है, वो है आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश जो है वो एक पहला राज्य है जो भाषा के आधार पर क्या हुआ था, गठित हुआ था, ठीक है। एंड फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज वर फॉर्म्ड बाय द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ऑन 1 नवंबर। देखिए 1 नवंबर को ना कई सारे स्टेट्स का क्या होता है, स्थापना दिवस मनाया जाता है। और 1956 को कितने स्टेट्स, मतलब देखिए फजल अली कमीशन आपका 1953 में बैठा था। उसके बाद इस कमीशन के अकॉर्डिंग जो देश है, देश के बहुत सारे हिस्सों को राज्यों में बांटा गया और कुछ केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया। तो उस टाइम पर 1 नवंबर 1956 को इनकी संख्या कितनी थी ये पूछा गया है। तो इस टाइम पर 14 स्टेट्स हुआ करते थे। आज की डेट में कितने, 28 हैं। उस टाइम पर 14 स्टेट्स होते थे और 14 स्टेट्स के साथ में यहाँ पर आपको देखने को मिलती थे 6 यूनियन टेरिटरीज, 6 यूनियन टेरिटरीज आपको देखने को मिलती थी और 14 स्टेट्स हुआ करते थे अकॉर्डिंग टू द रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, दैट इज फजल अली कमीशन के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। नॉन रेसिडेंट इंडियन, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं एनआरआई। एनआरआई डे किस डेट में मनाया जाता है, ये मनाया जाता है किस डेट में, 9 जनवरी को। 9 जनवरी को हर साल क्या मनाया जाता है, एनआरआई डे, या फिर प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में से मनाया जाता है। इस डेट में जो महात्मा गांधी हैं वो साउथ अफ्रीका से स्वदेश वापस लौटे थे। एलएम सिंघवी कमेटी जो है वो किससे संबंधित है, ये संबंधित है डुअल सिटीजनशिप से। डुअल
सिटीजनशिप के कॉन्सेप्ट से ये जो आपकी कमेटी है ये उससे संबंधित है, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप हैज बीन बोरोड फ्रॉम विच कंट्री? जो एकल नागरिकता का जो कॉन्सेप्ट है भारत के अंदर कि भाई सिंगल सिटीजनशिप होगी भारत में, तो ये कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया है? ये लिया है हमने ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से, ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। अब देखिए डुअल सिटीजनशिप भी होती है कहीं पर, कहाँ पर होती है? जैसे यूएसए के अंदर होती है। तो यूएसए में मतलब डुअल सिटीजनशिप है, आप जिस देश में रह रहे हैं उस मतलब जिस एक प्रांत के अंदर रह रहे हैं, राज्य के अंदर, आप उसके भी सिटीजन हैं और पूरे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के भी सिटीजन हैं। तो मतलब वहाँ पर दोनों सिटीजनशिप आपको लेनी होती है, ठीक है। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कैन नॉट परचेज। देखिए इंडियन ओरिजिन, इसको शॉर्ट में कहा जाता है POI। देखिए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का मतलब हो गया, जैसे कि अभी हम बात करें कि ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नए चुने गए हैं, ऋषि सुनक, ठीक है। तो वो क्या हैं? ये लोग जो हैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, तो ये लोग क्या कर सकते, क्या नहीं कर सकते, क्या नहीं खरीद सकते भारत के अंदर? ये लोग यहाँ पर एग्रीकल्चर लैंड जो है, खेती वाली जो जमीन है उसे नहीं खरीद सकते, ठीक है। तो इसका अधिकार इनके पास नहीं होता। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर सिटीजनशिप बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल? देखिए भारत में जो नागरिकता दी जाती है, तो उस नागरिकता देने का जो नागरिकता दी जाती है उसका जो सिद्धांत है, वो कौन सा सिद्धांत है? उसे कहा जाता है जूस सॉइल, नॉट सॉइल, बेसिकली ये होगा जूस सोली। जूस सोली कॉन्सेप्ट है, इसके बेसिस पर जो नागरिकता दी जाती है। जूस सोली का मतलब ये होता है बेसिकली कि बेस्ड ऑन द प्लेस ऑफ बर्थ, बेस्ड ऑन प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। जन्म के स्थान के बेस पर जो है नागरिकता देने का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर है। असम अकॉर्ड जो 1985 के अंदर साइन हुआ था, ये किस चीज़ से एसोसिएटेड है? ये एसोसिएटेड है नागरिकता से, सिटीजनशिप से। नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स वॉज फर्स्ट प्रिपेयर इन विच ईयर? जो नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स है ये पहली बार भारत में कब बना? ये बना था 1951 के अंदर, 1951 के अंदर। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, जिसे शॉर्ट में कहा जाता है NPR, ठीक है। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर इज मेंटेन बाय विच अथॉरिटी? इसको मेंटेन करने का जो काम है, ठीक है, ये किस अथॉरिटी का है? इसको मेंटेन करती है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, ठीक है। ये चीज़ें आती हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत, जो गृह मंत्रालय है उसके अंतर्गत आती है। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, ये इसको मॉनिटर बेसिकली मेंटेन करने का काम करती है NPR को, ठीक है। विच वॉज द फर्स्ट इंडियन स्टेट वर अपडेटेड फॉर NRC? इसको बड़े कैपिटल में लिख लीजिए, NRC वॉज डन। NRC पहली बार मतलब जो कौन से राज्य में फर्स्ट टाइम यहाँ पर कंप्लीट हुई है? NRC जो है वो आपकी असम के अंदर, असम के अंदर ये चीज़ हो चुकी है, असम के अंदर कंप्लीट हो चुकी है। As usual, resident registered under NPR, that is यहाँ पर होगा is someone who is residing in a local area for what duration? देखिए NPR के तहत पंजीकृत हमेशा की तरह कोई भी व्यक्ति जो स्थलीय क्षेत्र में कितनी अवधि के लिए रहना चाहिए, तो इसका जो मिनिमम रिसाइडिंग टाइम है वो है 6 मंथ और 6 और मोर मंथ, 6 महीने से ज़्यादा, मतलब मिनिमम 6 मंथ उसको रहना है और उससे ज़्यादा भी वो रह सकता है, तो उसके लिए वो NPR में अप्लाई कर सकता है, ठीक है। What is the major requirement for someone applying for citizenship under recent CAA? इसे कैपिटल में लिख लीजिए, CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो आया था 2019 का, उसके अनुसार क्या मेजर रिक्वायरमेंट क्या है उसकी? तो उसकी जो मेजर रिक्वायरमेंट की बात करें तो वो व्यक्ति जो है बिलोंग करना चाहिए फ्रॉम द माइनॉरिटीज़, माइनॉरिटी से बिलोंग करेगा। माइनॉरिटी से किन देश की माइनॉरिटीज से, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। अफगानिस्तान जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज है, बांग्लादेश और पाकिस्तान, ठीक है। अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज़ है, देखिए ये जितने भी देश हैं, तीनों देश, ये क्या है? मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं। यहाँ पर जो मेन पॉपुलेशन है वो
मुस्लिम्स की है। बट यहाँ पर जो अदर माइनॉरिटीज़ कौन सी हो गई, जो हिंदू, क्रिश्चियन, सिख है, ये सारे क्या है, माइनॉरिटीज़ में वहाँ काउंट होते हैं। तो उनमें से कोई भी व्यक्ति भारत में की नागरिकता के लिए अप्लाई करना चाहे तो कर सकता है। मतलब उसके लिए जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है वो यहाँ पर बनाई गई है। तो मेजर रिक्वायरमेंट है कि वो माइनॉरिटी हो, कहाँ का, अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान से। ठीक है। विच माइनॉरिटी आर इंक्लूडेड इन द सिटीजनशिप एक्ट CAA जो 2019 का था, उसके अंतर्गत कौन सी माइनॉरिटीज़ को इंक्लूड किया गया है। उनके नाम भी हैं बेसिकली, जैसे हिंदू हैं, बुद्धिस्ट, सिख, जैन, पारसी और क्रिश्चियन। मतलब ये जो 6 कम्युनिटीज़ हैं, ये 6 कम्युनिटीज़ जो हैं वो इन 3 देशों के अंदर क्या हैं, माइनॉरिटीज़ के अंदर आती हैं। तो इन कम्युनिटीज़ को एडिशनल बेनिफिट मिलेगा। मतलब बेनिफिट क्या, इन द सेंस कि जो भारत में आके नागरिकता लेना चाहते हैं तो उसके लिए उन्हें एक थोड़ी सी सहूलियत दी जा रही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट्स जो है आपका, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स की जब हम बात करते हैं, इसे मैं शॉर्ट में लिखता हूँ FR, ये हमने कहाँ से लिया है, USA के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। और वहाँ पर किस नाम से मैंशनड है, ये मैंशनड है वहाँ पर बिल ऑफ राइट्स के नाम से। और ये पार्ट किस में पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है पार्ट 3 के अंदर मैंशनड है, पार्ट 3। ठीक है। और इसके जो आर्टिकल्स हैं वो हैं 14 से लेके 35 तक के जो आर्टिकल्स हैं वो आते हैं फंडामेंटल राइट्स के अंदर। Who has been vested with the power to ensure the enforcement of fundamental rights through the Constitution। संविधान के माध्यम से मौलिक अधिकारों के परिवर्तन को सुनिश्चित करने की शक्ति किसको दी गई है या किसमें दी गई है। तो ये शक्ति है सबके पास, मतलब बेसिकली किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। जो स्टेट्स के हाई कोर्ट्स हैं और सुप्रीम कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट है और जो स्टेट्स के हाई कोर्ट्स हैं, इनके पास जो है ये अधिकार दिया गया है। राइट टू इक्वालिटी हैज़ बीन श्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर विच आर्टिकल। जो राइट टू इक्वालिटी की जब हम बात करते हैं तो ये आर्टिकल नंबर 14 से लेके 18 तक जो आर्टिकल्स हैं ये सारे राइट टू इक्वालिटी के अंदर आते हैं। ठीक है। तो राइट टू इक्वालिटी किसके अंतर्गत आता है, 14 से 18 तक के जो आर्टिकल्स है उसके अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन नॉट मैटर, दिस इज मैटर, स्पेलिंग ठीक करेंगे इसे, इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट विच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर इक्वलिटी ऑफ पर्सनैलिटी टू ऑल द सिटीजन। मतलब जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के अंदर हर व्यक्ति को समान अधिकार मिलेगा कि वो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट को प्राप्त कर सके, उसके लिए फॉर्म भर सके। जैसे आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप कहीं का भी फॉर्म है तो आप उसको भर सकते हैं, एलिजिबिलिटी है, और ये अधिकार आपको किस आर्टिकल के तहत मिलता है। तो ये पब्लिक एम्प्लॉयमेंट वाली जो बात है ये लिखी गई है आर्टिकल नंबर 16 के फर्स्ट के अंदर। मतलब मोर स्पेसिफिकली 16 तो करेक्ट आंसर होगा, बट यहाँ पर अगर जो हम और ज़्यादा डिटेल पॉइंट में जाएँ तो 16 का 1 एंड 16 का जो बिंदु 2 है, इन दोनों के अंदर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के बारे में डिटेल में लिखा गया है। ठीक है। प्रोविजन रिगार्डिंग अनटचेबिलिटी, छुआछूत का जो है, छुआछूत से संबंधित कौन सा वो आर्टिकल है ये पूछा है यहाँ पे सिंपली। तो ये है आर्टिकल नंबर, दैट इज जस्ट आर्टिकल 17 नंबर जो आर्टिकल है वो है अनटचेबिलिटी से रिलेटेड। आर्टिकल 18 किसके बारे में बात करता है, ये टाइटल्स के बारे में बात करता है। किन टाइटल्स को क्या करना है, अबॉलिश करना है, अबॉलिशिंग ऑफ द टाइटल्स। जैसे रायजादा, महाराजा, अधिराज, इस तरीके के जो टाइटल्स हैं उनको क्या है, अबॉलिश करना है, उसके बारे में बात करता है आर्टिकल नंबर 18। Under which article it has been proved that a person accused of any crime shall not be forced to become the witness against himself, self incrimination। तो इसके बारे में जो आर्टिकल है रिलेटेड विद दिस, आर्टिकल नंबर 20C। ठीक है। आर्टिकल 20C जो है इसके बारे में बात करता है कि आप सेल्फ मतलब विटनेस नहीं हो सकते अगर जो आपके ऊपर कोई अक्यूज्ड है, मतलब आप किसी चीज़ में अक्यूज्ड हो या आपको अरेस्ट किया गया है, आप फोर्सफुली आप अपने विटनेस नहीं हो सकते। ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आर्टिकल 20C। विच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर प्रोविजन रिगार्डिंग राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है। बच्चों से रिलेटेड ये है। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन टू द चिल्ड्रन के लिए जो आर्टिकल है
तो यहाँ पर आता है आर्टिकल नंबर 24। आर्टिकल 24 इसके बारे में बात करता है। राइट टू प्रॉपर्टी इज करेंटली रिगार्डेड एज, जो राइट टू प्रॉपर्टी था आपका, वो अब क्या बन चुका है, दिस हैज बीन बिकम द लीगल राइट, या फिर आप इसे कह सकते हैं लीगल राइट बन चुका है ये, या फिर आप इसे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी कह सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। और कौन से आर्टिकल में चला गया है ये, 300A के अंदर। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल प्रोवाइड्स प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। जो EWS का कोटा है, आपने सुना होगा कि भाई 10% EWS का रिजर्वेशन मिलेगा इन द जॉब्स इन द कॉलेजेस के अंदर, एडमिशन के अंदर। तो इसके लिए जो आर्टिकल है वो कौन सा है, कौन से आर्टिकल में ये चीज़ बात कही गई है, तो इसके लिए जो आर्टिकल्स हैं वो है 15(6) एंड 16(6). ठीक है, मतलब 6(6) तो ठीक है, छठा पॉइंट दोनों में 15 और 16, ये आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट है, कई सारे एग्जाम्स में अंदर ये पूछा जा चुका है। ठीक है, 15(6) एंड 16(6). ठीक है, विच आर्टिकल कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी। जब इमरजेंसी लगती है, देखिए इमरजेंसी 3 टाइप की है, नेशनल इमरजेंसी, हेल्थ इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो आर्टिकल 52 के दौरान जब इमरजेंसी लगी है तो कौन से वो आर्टिकल्स हैं जिन्हें सस्पेंड नहीं किया जा सकता, वो आर्टिकल्स हैं आपके आर्टिकल संख्या 20 एंड आर्टिकल संख्या 21। ठीक है, 21 कौन सा है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी होता है। और ये वाला जो आपका अभी हमने बात करी थी पिछले 2 क्वेश्चन पीछे, इसके अंदर ये कहा गया था कि पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एनी क्राइम शेल नॉट बी फोर्स टू बिकम द विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। ठीक है, तो वो वाली चीज़ जो है वो यहाँ पर आती है। 20 और 21 आपको ध्यान रखने हैं, ये दोनों आर्टिकल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई आर द राइट्स मैंशनड इन द पार्ट 3, जो पार्ट 3 के अंदर राइट्स मैंशनड है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिफर्ड एज अ फंडामेंटल। इन्हें फंडामेंटल राइट्स क्यों कहा जाता है बेसिकली। ठीक है, देखिए फंडामेंटल राइट्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि बिकॉज दे आर जस्टिशिएबल इन नेचर, दे आर जस्टिशिएबल इन नेचर। ये जस्टिशिएबल होते हैं नेचर में। नेचर मतलब ये हो गया कि भाई अगर जो आपके इन अधिकारों का कोई हनन कर रहा है तो उसके खिलाफ आप जो है अदालत में जा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से उन चीज़ों को कहा जाता है। ठीक है, जिन चीज़ों को लेकर आप अदालत में जा सकते हैं तो वो सिंपली क्या हो जाती हैं, जस्टिशिएबल हो जाती हैं इन नेचर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर वॉज द राइट टू प्रॉपर्टी अंडर आर्टिकल, सॉरी यहाँ पर आप 21 करेंगे, 21 आर्टिकल, नॉट 31, सॉरी एक मिनट, ओके सॉरी ये सही है, 31 ही होगा, इसको क्लियर कर देते हैं, 31 ही है। किस साल में जो राइट टू प्रॉपर्टी था वो पहले 31 आर्टिकल के अंदर आता था, अब आता है आपका 300A के अंतर्गत। ठीक है, लीगल राइट है या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बन चुका है। तो ये फंडामेंटल राइट में था, तो इसको किस साल में हटा के इसको लीगल राइट बनाया गया, ये पूछा गया, ईयर की बात पूछी गई है। तो इसके लिए 44th अमेंडमेंट एक्ट होता है। 44th अमेंडमेंट कब होता है, 1978 को। ठीक है, तो उसके दौरान इसे चेंज किया गया था, शिफ्ट किया गया था। व्हाट इज मीन्ड बाय जस्टिशिएबल नेचर ऑफ फंडामेंटल राइट। देखिए जस्टिशिएबल नेचर का मतलब ये होता है कि कोई भी व्यक्ति अगर जो आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो वो व्यक्ति जो है उसके खिलाफ कहाँ जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट भी डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है और हाई कोर्ट भी डायरेक्ट जा सकता है। ठीक है, मतलब वो सेशन कोर्ट उसको जाने की ज़रूरत नहीं है, या जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं, वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट और डायरेक्टली हाई कोर्ट को अपील कर सकता है। अब देखिए यहाँ पर किस अधिकार के तहत जाएगा, आर्टिकल नंबर 32। ओके, आर्टिकल नंबर 32 के तहत जो है, आर्टिकल 32 के तहत जाएगा सुप्रीम कोर्ट, और हाई कोर्ट जाएगा आर्टिकल नंबर 226 के तहत, 226 के तहत। ठीक है, तो ये दोनों आर्टिकल्स को भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। इन विच ईयर सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैन बी चैलेंज ऑन द ग्राउंड ऑफ वायलेशन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। देखिए किस साल में या किस घटना के दौरान जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हुई हैं, जो सरकार संसद में अमेंडमेंट कर रही है संविधान के अंदर, उनको क्या है, चैलेंज किया जा सकता है, उनको कोर्ट में लाया जा सकता है। किस बेसिस पे कि भाई वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उसको हार्म कर रही है या उसको वायलेट कर रही है। तो ये केस होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ये केस होता है 1973 का
जिसे कहते हैं हम केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती केस, ठीक है। तो इस केस के दौरान जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई अगर जो संविधान के अंदर आप संशोधन कर रहे हैं और किसी को लगता है कि ये वायलेशन है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो वो सुप्रीम कोर्ट आ सकता है और सुप्रीम कोर्ट उस पर डिसाइड करेगा कि भाई जो भी डिसीजन होगा उस चीज़ से रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच केस प्रोवाइडेड फॉर द डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। देखिए डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट भी किसने दिया था, केशवानंद भारती केस ने। ये भी लिख देता हूँ मैं शॉर्ट में से, केशवानंद भारती केस ने ही ये कॉन्सेप्ट जो है डिराइव किया था, बेसिक स्ट्रक्चर वाला। हालांकि बहुत सारे केसेस उसके बाद भी हुए, बट सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा ये कहता रहा है कि भाई बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को हार्म नहीं करना है, बाकी आप कुछ भी कर सकते हैं। बट सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी ये बाउंड्री लाइन डिसाइड नहीं करी कि व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर, मतलब क्या करें कि बेसिक स्ट्रक्चर को हार्म नहीं होगा। वो अपने मर्जी पर है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कि भाई वो किस चीज़ को इस चीज़ के मतलब बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर घुसेड़ देता है, डाल देता है और किस चीज़ को हटा देता है, ठीक है। तो ऐसा कोई डिफाइंड नहीं किया है सुप्रीम कोर्ट ने कि ये फलाना फलाना चीज़ जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आती है। Which article under the fundamental rights provide for judicial review of all the legislation। देखिए जो आपकी विधायिका में काम हुए हैं उन सभी को जुडिशियल रिव्यू मतलब कोर्ट ले जाया जा सकता है। तो ये जो किस आर्टिकल के तहत ये चीज़ हो सकती है, तो ये हो सकती है आर्टिकल नंबर 13 के तहत, ठीक है, आर्टिकल 13। द नोशन ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज टेकन फ्रॉम विच कंट्री। तो जुडिशियल रिव्यू का जो कॉन्सेप्ट है ये हमने कहाँ से लिया है, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके इसको जरा साफ कर लेते हैं। ओके, व्हाट एग्जैक्टली इज मीन बाय इक्वालिटी बिफोर लॉ अंडर आर्टिकल 14। जो आर्टिकल 14 है उसके अनुसार जो है इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब क्या है, मतलब ये है कि जो जितने भी पर्सन हैं वो कानून के समान सामने जो है वो या कानून की दृष्टि में बराबर है, ठीक है। इसका ये मतलब हो जाता है कि ऑल पर्सन्स आर इक्वल, ठीक है, इन दी आई ऑफ लॉ, कानून की आंखों के सामने। अब देखिए यहाँ पर अगर जो कानून की दृष्टि की हम बात करें तो कोई एक व्यक्ति है, कोई करोड़पति आदमी है, ठीक है, वो भी कानून के बराबर है, मतलब वो सेम पोजीशन पर है, ठीक है। अगर जो उसने कोई क्राइम किया है और कोई आम आदमी है उसने क्राइम किया है तो भी वो कानून की दृष्टि में सेम पोजीशन पर है। मतलब अगर जो मान लीजिए फाइन कोई चालान लगता है, मतलब रेड लाइट जंप करी आपने, गाड़ी चला रहे हैं, अब बाइक एक सिंपल हीरो होंडा की बाइक चला रहे हैं तो भी आपका जो 1000 रुपये का चालान होगा तो आपको लगेगा। कोई अगर जो कार से आ रहा है, कोई मर्सिडीज या रोल्स रॉयल या बहुत बड़ी महंगी कार से आ रहा है, उसने रेड लाइट जंप की तो उसको भी क्या लगेगा, 1000 रुपये का चालान लगेगा, ठीक है। तो मतलब ये जो इक्वलिटी है ये यहाँ पर इस तरीके से, मतलब यहाँ पर ये नहीं कि अमीर आदमी है तो उससे भैया 10,000 का चालान लेंगे, ऐसा नहीं है। तो वो जो चालान है या मतलब जो भी पनिशमेंट है वो दोनों के लिए इक्वल है, या दोनों को न्याय एक तरीके से मिलेगा, ठीक है। तो ये होता है इसका मतलब, आर्टिकल नंबर 14 के अंतर्गत आता है। व्हाट इज मीन बाय इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। देखिए इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब होता है इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल इक्वल सर्कमस्टांसेस एंड अनइक्वल टू बी ट्रीटेड इक्वली, ठीक है। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बाय स्टेट एंड द इंडिविजुअल अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स। तो इसके लिए जो आर्टिकल है आपका दैट इज प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, मतलब किसी भी व्यक्ति के साथ में आप भेदभाव नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर, कास्ट, क्रीड, प्लेस ऑफ बर्थ, रिलीजन, बहुत सारी चीज़ें जो है। तो इन इसके लिए जो आर्टिकल है दैट इज आर्टिकल नंबर 15 इसके लिए बात करता है, आर्टिकल 15 इसके बारे में बात करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, under which article of the state has the power to make the special provision for women and children। वुमेन्स और चिल्ड्रंस के लिए स्पेशल प्रोविज़न बना सकती है कौन, स्टेट, ठीक है। मतलब स्पेशल प्रोविज़न बना सकती है सरकारें, स्टेट इन द सेंस कि मतलब यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट की सरकार भी हो जाती है और केंद्र की सरकार भी, दोनों है। तो स्टेट का मतलब यहाँ पर स्पेशली हम बात करते हैं यूनियन की, सेंट्रल गवर्नमेंट की। हैज़ एक्सेप्शन टू प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, मतलब देखिए हम यहाँ पर कौन सा वो आर्टिकल है, बेसिकली इसमें ये पूछा है कि जो एक्सेप्शन ले लेता है डिस्क्रिमिनेशन। देखिए आर्टिकल 15 जो है वो डिस्क्रिमिनेशन के विरुद्ध आपकी बात करता है, बट उसमें भी कुछ क्लॉज ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि भाई जो डिस्क्रिमिनेशन है
उससे भी थोड़ी सी रियायत मिल जाती है, एक्सेप्शन हो जाता है, कुछ स्पेशल प्रोविजन अगर जो हम किसी को देते हैं। तो वो जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल नंबर 15 का थर्ड पॉइंट, आपको ध्यान रखना है। और इसके लिए कौन सी किसके लिए ये प्रोविजंस बना रहे हैं? वुमेन्स और चिल्ड्रंस के लिए। Which article empowers the state to make the special provision for reservation in matters of promotion of scheduled caste and scheduled tribe? अब वो कौन सा आर्टिकल है जो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के एरियाज को स्पेशल प्रोविजन दे रहा है भाई? तो वो आर्टिकल है आपका, दैट इज आर्टिकल 16 का फोर्थ पॉइंट। ठीक है, फोर्थ में भी ए वाला जो पॉइंट है उसका। ठीक है, मोर स्पेसिफिकली हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि आर्टिकल 16 का फोर्थ बिंदु और उसका ए खंड का खंड बेसिकली। ठीक है, और ये चीज़ आती है, ऐड की गई थी 77th जो अमेंडमेंट हुआ था 1995 के अंदर। 1995 के अंदर 77th अमेंडमेंट हुआ था, उसके अनुसार ये चीज़ ऐड की गई थी। फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है इज इम्प्लिसिट अंडर विच फंडामेंटल राइट? फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है वो किस मौलिक अधिकार के तहत आता है? तो ये आता है आर्टिकल नंबर 19 के तहत। ठीक है, आर्टिकल नंबर 19 इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए आर्टिकल 19 क्या है? आर्टिकल 19 होता है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन होता है आपका। ठीक है, तो उसके तहत आता है फ्रीडम ऑफ प्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, इसको कर लेंगे। द प्रोडक्शन ऑफ सिविल राइट्स, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 वाज पास्ड बाय द पार्लियामेंट टू इंश्योर विच फंडामेंटल राइट? कौन से फंडामेंटल राइट को इंश्योर करने के लिए प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट 1955 को पास किया गया था? सो ये था आपका आर्टिकल नंबर 17। आर्टिकल नंबर 17 कौन सा था? अबॉलिश करना था किसको? अनटचेबिलिटी को। ठीक है, अनटचेबिलिटी जो छुआछूत वाली चीज़ थी उसको अबॉलिश करने के लिए ये प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स जो है वो लाया गया था। राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज बिकेम अ फंडामेंटल राइट। कोऑपरेटिव सोसाइटीज आप बना, देखिए आज की डेट में आप जब शहरों में रह रहे हैं तो बहुत सारे आपने RWA देखे होगा, रेसिडेंशियल वेलफेयर, या कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, या कोऑपरेटिव बैंक्स भी आपने कई बार कई जगहों में आपने देखी होगी। तो ये चीज़ें जो कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने का जो अधिकार है, ये फंडामेंटल राइट बना किस साल में ये अधिकार दिया गया? तो ये दिया गया था 2011 के अंदर, 2011 में। और इसके लिए जो अमेंडमेंट था दैट इज 97th अमेंडमेंट एक्ट। 97th अमेंडमेंट आया था 2011 के अंदर, उसके तहत ये चीज़ें मिली थी। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है वो प्रोवाइड होता है 19 नंबर आर्टिकल में। इज सब्जेक्टेड टू विच रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन? देखिए आप कुछ भी बोल सकते हो, बट ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी बोल दो, मतलब आप ऐसा नहीं है, आपको बोलने का अधिकार है, बट वहाँ पर भी क्या है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, रिस्ट्रिक्शन है। ऐसा नहीं ना कि आपको बोलने का अधिकार है तो आप किसी को गाली देते रहो बैठ के, है ना? तो दिस इज नॉट हैपनिंग। तो यहाँ पर जो रिस्ट्रिक्शन है वो किसके बारे में बात करी गई है? मतलब देखिए रिस्ट्रिक्शन इसलिए लगाई गई है ताकि जो सोवर्निटी है, इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन है, स्टेट की सिक्योरिटी है, और एक दूसरे से भाईचारा है। ठीक है, और पब्लिक ऑर्डर्स है, मतलब पब्लिक ऑर्डर मतलब एक कानून व्यवस्था बनी रहे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इसके लिए आपको यहाँ पर थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन भी लगाई गई है। अब जैसे कोई व्यक्ति इंटेलिजेंस ब्यूरो में काम करता है तो भाई बोलने की आज़ादी, तो इसका मतलब ये नहीं ना कि आपके पास सीक्रेट चीज़ें हैं, इंफॉर्मेशन है देश की, वो आप आके पब्लिकली बोल रहे हो कि भाई फलानी चीज़ फलानी जगह पर है। ठीक है, तो दिस इज़ नॉट हैपनिंग। सो इसलिए यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं। तो इस तरीके से देश की अखंडता और प्रभुता को बचाए रखने के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। इनर लाइन परमिट सिस्टम करेंटली इन फोर्स इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सॉरी मिजोरम एंड नागालैंड के अंदर है, और इज एन एक्सेप्शन ऑफ विच फंडामेंटल राइट? तो इनर लाइन परमिट जो है ये एक्सेप्शन देता है किस फंडामेंटल राइट को, ये पूछा है। तो यहाँ पर आता है आर्टिकल नंबर 19 का फर्स्ट पॉइंट, और उसका डी एंड ई वाला जो सेक्शन है, उसका डी और ई वाला जो पॉइंट है, इसमें आता है फ्री टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, डी के अंदर। और जो ई वाला पॉइंट है, फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल एनी पार्ट ऑफ द इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ आपको इनर लाइन परमिट आपको देखने को मिलती है। राइट टू इन्फॉर्मेशन वॉज मेड अ फंडामेंटल राइट इम्प्लिसिट अंडर विच ऑफ द आर्टिकल? फंडामेंटल राइट के तहत जो है, मतलब बेसिकली जब हम बात कर रहे हैं आरटीआई की, ठीक है, तो आरटीआई जो है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो ये आता है आपका आर्टिकल नंबर 19 के अंतर्गत। ठीक है, अब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट ऑफिस से, एजेंसी से आप ले सकते हैं कि भाई जैसे वैकेंसीज के बारे में कई बार डिपार्टमेंट से पूछा जाता है, SSC से, या भी जहाँ पर कभी आप फॉर्म भर रहे हैं
तो वहाँ से पूछा जाता है भाई कब का आपकी वैकेंसीज कितनी है, आपका फॉर्म कब आएगा, लास्ट रिक्रूटमेंट कितनी हुई, बहुत सारी चीज़ें जो है आप जानना चाहते हैं तो आप थ्रू आरटीआई ले सकते हैं। विच आर्टिकल ऑफ द फंडामेंटल राइट प्रोहिबिट्स डबल जियोपार्डी और द डबल प्रोसिक्यूशन। देखिए, डबल दोहरे खतरे या दोहरे अभियोजन को प्रतिबंधित करता है। तो ये जो है आर्टिकल, दैट इज द आर्टिकल नंबर, यहाँ पर जो आएगा वो आएगा 20 का थर्ड पॉइंट। ठीक है, 20 का थर्ड पॉइंट जो है आर्टिकल, वो कहता है कि फंडामेंटल राइट्स को प्रोहिबिट करता है थ्रू द डबल जियोपार्डी एंड डबल प्रोसिक्यूशन से। चलिए फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट टू लाइवलीहुड एंड environment to right to livelihood and environment is implicit under which article of the fundamental right? So ये आता है आपका आर्टिकल नंबर 21 के तहत। ठीक है, ये 21 कौन सा है? राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जो है वो आर्टिकल नंबर 21 है। उसी के अंदर ये होता है कि राइट टू लाइवलीहुड और इन्वायरमेंट जो एक मतलब हमें आजीविका के लिए और पर्यावरण का जो एक मौलिक अधिकार है, एक स्वस्थ पर्यावरण हमें मिले, तो ये चीज़ आर्टिकल नंबर 21 में मेंशन है। राइट टू प्राइवेसी जो है वो आती है किस आर्टिकल के तहत? राइट टू प्राइवेसी भी आती है आपकी आर्टिकल नंबर 21 के तहत। ठीक है, आपको ध्यान रखनी है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अंदर आती है चीज़ें। Which case of Supreme Court of India is precised on the notion of due process of law in India? देखिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में भारत में कानून की उचित प्रक्रिया को धारणा पर सटीक जानकारी दी है? तो ये जो चीज़ हुई थी, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की जब हम बात करते हैं तो इसके लिए केस होता है मेनका गांधी केस। आपको ध्यान होगा, मेनका गांधी केस जो था वर्सेस यूनियन मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट इन 1978 को। ठीक है, तो उस केस के अनुसार जो है वो ये चीज़ होती है। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट टू एजुकेशन वाज इंसर्टेड एज अ फंडामेंटल राइट्स इन पार्ट 3 इन विच ईयर? किस साल में राइट टू इंफॉर्मेशन जो है वो राइट टू एजुकेशन जो है वो फंडामेंटल राइट के हिस्से के अंदर ऐड किया गया था? तो ये जो साल था ये था 2002, और इसके लिए जो अमेंडमेंट था दैट इज 86th ऑफ अमेंडमेंट आपका होता है 2002 के अंदर। ठीक है, उसके तहत जो है राइट टू एजुकेशन वो आर्टिकल 21A जो है राइट टू एजुकेशन वो ऐड किया जाता है फंडामेंटल राइट के पार्ट 3 के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन अ पर्सन अरेस्टेड कैन बी डिटेन्ड फॉर अ मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ? कितने समय के लिए आप उस व्यक्ति को अरेस्ट करके रख सकते हैं? 3 से 12 महीने, मतलब एक टाइम के लिए। उसके बाद वो 12 महीने हो गए तो उसके बाद उसको आप फिर से बढ़ा सकते हैं टाइम, बट जो लिमिट है वो 3 से 12 महीने की है, मिनिमम 3 और मैक्सिमम 12 मंथ्स। व्हाट एग्जैक्टली मीन बाय प्रिवेंटिव डिटेंशन? प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब ये हो गया कि भाई कोई व्यक्ति है, जैसे आपने ध्यान होगा जब 2019 के अंदर 370 जो आर्टिकल है और 35A जो आर्टिकल है जम्मू कश्मीर का, ये दोनों को हटाया गया था। तो उस टाइम पर क्या किया गया था, जो वहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स थे उनको क्या किया गया था, प्रिवेंटिव डिटेंशन में डाल दिया गया था। मतलब उनको घर में रहने का आदेश दिया गया था, उनको बाहर निकलने का या किसी मीडिया वाले से बात करने की परमिशन नहीं थी। ठीक है, ताकि कई बार ऐसा होता है ना कि भाई आपको लगता है कि भाई कोई व्यक्ति खतरा हो सकता है, किसी की बातों से कोई खतरा हो सकता है, मतलब कोई ऐसी बात कह दे जिससे दंगे भड़क जाएं या कोई भी वैसी इन मिस हैपनिंग हो जाए, तो उससे बेटर है कि किसी जो गड़बड़ वाला व्यक्ति है उसको उठा के अपना घर में डाल दो या जेल में डाल दो, या हाउस अरेस्ट बेसिकली जिसे कहते हैं वो कर दो, ताकि चीज़ों को कंट्रोल में लाया जा सके। तो वो होता है बेसिकली यहाँ पर प्रिवेंटिव डिटेंशन। ठीक है, उसने कोई गुनाह नहीं किया होता है, ये नहीं जेल में डाला, बट बेसिकली उसे हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है फॉर द सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, immoral traffic of in women and child is prohibited under through which fundamental right? देखिए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जब हम बात करते हैं तो ये आता है आर्टिकल नंबर 23 के अंदर। इसके अंदर बात करी गई है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग एंड द फोर्स्ड लेबर के बारे में। ठीक है, which legislation were enacted as per the provision of article 23? यही वाला चीज़ है आपकी जो हमने बात करी।
तो इस 23 में क्या पूछा गया भाई, इमोरटल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट आया था आपका, देखिए इसको लिख लेते हैं, इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट आता है 1956 के अंदर। और इसी के साथ में एक और एक्ट आता है कुछ टाइम के बाद, दैट इज बॉन्डेड लेबर सिस्टम अबॉलिशन एक्ट, ठीक है, ये आता है 1976 के अंदर। तो ये दोनों चीज़ें आपकी आती हैं आर्टिकल 23 के अंदर। फ्रीडम ऑफ कंसाइज इज प्रोवाइडेड अंडर द विच आर फंडामेंटल राइट। फ्रीडम ऑफ कंसाइज जो है ये प्रोवाइड किया जाता है अंडर द आर्टिकल नंबर 25 के तहत, ठीक है। आर्टिकल 25 जो है इसके बारे में बात करता है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन with regard to freedom of imparting religious institution are categorized under which category। अगर मतलब देखिए ये अधिकार भी है कि भाई आप जो शैक्षिक संस्थान खोल सकते हैं जिसमें आप अपनी धर्म के बारे में आप शिक्षा दे सकते हैं, तो इसका जो अधिकार है ये मेंशन्ड है इन द आर्टिकल नंबर 28 के अंदर, ठीक है। आर्टिकल 29 क्या प्रोवाइड करता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ माइनॉरिटीज आर देयर, मतलब कितने प्रकार की माइनॉरिटीज है। बेसिकली दो टाइप की माइनॉरिटीज हैं भारत में। तो दो टाइप की माइनॉरिटीज कौन सी हो गई, एक हो गई रिलीजियस माइनॉरिटीज, ठीक है। रिलीजियस माइनॉरिटीज के अंदर आते हैं जैसे मुस्लिम, सिख, जैन, पारसी, ये सभी लोग जो है वो आपके रिलीजियस माइनॉरिटीज के अंदर आती हैं। और दूसरी माइनॉरिटीज होती है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, मतलब एक कोई पर्टिकुलर भाषा, भारत में जैसे इतनी सारी भाषाएं 22 भाषाएं हैं जिन्हें रिकॉग्नाइजेशन मिली है, जिनमें से हो सकता है कि कोई ऐसी भाषा हो जिसकी बोलने वाले लोग या जिसका यूज़ करने वाले लोगों की संख्या जो है वो काफ़ी कम हो, ठीक है। विच आर्टिकल वॉज रिफर्ड एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय डॉक्टर अम्बेडकर। तो ये कहा था इन्होंने आर्टिकल नंबर 32 के लिए, आर्टिकल 32 जिसके तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं इफ़ आपका कोई जो फंडामेंटल राइट है उसका वायलेशन होता है, उसको कहा था हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने, ठीक है। रिट्स ऑफ हीबस, सॉरी ये स्पेलिंग गड़बड़ हो गई यहाँ पे, ठीक करेंगे। दैट इज HABEAS, हीबस कॉर्पस वॉज इशूड अगेंस्ट होम। जो हीबस कॉर्पस का जो रिट है वो किसके अगेंस्ट होता है इशू, ये स्टेट्स के अगेंस्ट हो सकता है, एग्जीक्यूटिव के अगेंस्ट, या फिर आपके किसी एक इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी ये चीज़ इशू की जा सकती है। रिट्स ऑफ मैंडेमस जो है वो किसके अगेंस्ट इशू होता है, किस बॉडी के अगेंस्ट, ये होता है एग्जीक्यूटिव बॉडी के अगेंस्ट, एग्जीक्यूटिव बॉडी और प्लस इंफीरियर जुडिशियल बॉडी, मतलब कोई जो का इंफीरियर बॉडी, सॉरी इंफीरियर जुडिशियल बॉडी का मतलब ये हो गया कि जैसे किसी सेशन कोर्ट के अनुसार के अगेंस्ट में भी ये चीज़ इशू की जा सकती है मैंडेमस। फॉर हाउ मच ड्यूरेशन, सेक्शन 114 मतलब धारा 144 जो है वो कितने समय के लिए लगाई जा सकती है। सो ये इम्प्लीमेंट की जा सकती है नॉट मोर देन 2 मंथ्स, मतलब 60 डेज से ज़्यादा इसको लगातार कंटिन्यू नहीं लगाया जा सकता। उसके बाद इसे दोबारा से लगाया जा सकता है, इम्प्लीमेंट किया जा सकता है अगर जो सिचुएशंस कंट्रोल में नहीं आती, बट मैक्सिमम ड्यूरेशन इसका कितना है, 2 मंथ्स का है। विच रिट कैन बी इशू ओनली okay sorry which writ can only be issue against the judicial and quasi judicial body, मतलब जो न्यायिक संस्थाएं हैं उनके खिलाफ कौन सा रिट इशू किया जा सकता है, वो होता है रिट ऑफ प्रोहिबिशन एंड सर्टियोरी, ठीक है। प्रोहिबिशन का जो एक प्रोहिबिशन का जो रिट है और साथ में सर्टियोरी, ठीक है। तो ये दोनों रिट्स जो है वो जुडिशरी और क्वासी जुडिशरी फॉर्म की तरफ मतलब उनके लिए इशू की जा सकती है। विच रिट इंश्योर्स द लीगलिटी ऑफ द क्वालिफिकेशन ऑफ अ पर्सन होल्डिंग एन ऑफिस। सो ये यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा इसको हिंदी में पढ़ लीजिए, कौन सा वो रिट धारण है करने वाले व्यक्ति जो वाले व्यक्ति या पद के योग्यता की वैधता सुनिश्चित करता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होता है क्वा वारंटो इज द करेक्ट आंसर। धारा 144 कैन बी इम्पोज्ड बाय विच अथॉरिटी, जो धारा 144 है या सेक्शन 144 का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो कौन कर सकता है, उसका लगाने का जो आदेश है वो कौन दे सकता है, जिसे आप शॉर्ट में कहते हैं DM साहब, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, या फिर आप इसे हिंदी में कलेक्टर भी कहते हैं कई जगह।
तो जो डीएम होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, आईएएस ऑफिसर, वो इसको इम्प्लीमेंट करने का जो है वो आदेश देते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हमने इतने क्वेश्चंस किए हैं। आई होप सो वीडियो अच्छे लगे होंगे आपको, क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, प्रैक्टिस के लिए हैं। फटाफट हम क्वेश्चंस देखते हैं, उनके आंसर्स को यहाँ पर देखते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।